ये काम बीच में रैम करता है। रैम क्या कर रहा है, हार्ड डिस्क के अंदर जो फाइल्स पड़ी है वो अपने मेमोरी में अलोकेट कर रहा है। ये हार्ड डिस्क से डेटा नहीं आ रहा है, इस बार रैम से आ रहा है, क्योंकि रैम ने पहले ही वो सारी की सारी लाइब्रेरी अपने मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखी है। अच्छा, तो आपने कंप्यूटर कोर्स किया है? यस सर। ओके, तो मुझे बताइए कि रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है? रैम और रोम। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल अगर आपको किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, और अगर आप कंफ्यूजन में हो तो ये वीडियो आपका कंफ्यूजन दूर कर देगा। चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो एंड तक देखिए। लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको रैम और रोम का फुल फॉर्म बताना चाहूँगा। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। बेसिकली इनके फुल फॉर्म से ही कुछ आइडिया आ जाएगा आपको कि होता क्या ये, और आइडिया नहीं आ रहा है तो आइडिया देने के लिए मैं हूं ना, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको रैम के बारे में बताना चाहूँगा, उसके बाद हम रोम को भी समझ लेते हैं। रैम रैंडमली एक्सेस मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो रैंडमली एक्सेस होती है, जो परमानेंट नहीं रहती है, टेम्पररी रहती है। याद रखिए, इसे वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, यानी कि इसके अंदर का डेटा टेम्पररी रहता है। जब आपका कंप्यूटर शुरू है तब तक उसमें डेटा रहेगा, कंप्यूटर बंद होती है उसमें डेटा नहीं रहेगा। अब आपको इसे थोड़ा सा डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। रैम काम किस तरह से करता है ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप एक ऑफिस में जॉब के लिए हैं और आपका डेस्क ऐसी जगह पे जहाँ पे आपकी सारी फाइल्स नहीं है, लेकिन फाइल्स एक अलग कैबिन में, बहुत सारी फाइल्स है आपके पास और एक अलग कैबिन में फाइल्स पड़ी हैं। तो आपको जो भी फाइल्स रिक्वायर्ड वो आप कैबिन में जाते हो, लेके आते हो डेस्क पे और उस पर काम करते हो। लेकिन अभी आपको पता है कि आपको ढेर सारी फाइल्स पे काम करना है, तो सुबह जाते ही आप जितनी भी फाइल्स आपको ज़रूरी है उस कैबिन से आप लेके आके आपके डेस्क पे रख दोगे, राइट। बार बार कैबिन में नहीं जाओगे, सभी फाइल्स लाके डेस्क पे रख दोगे, जितनी जगह उसके हिसाब से आप रख दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, जिस फाइल में काम है उसे उठाओगे, उसमें काम करोगे, रख दोगे। तो आपको बार बार कैबिन में जाने का यहाँ पे समय आपका बच रहा है, राइट। आप यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर रहे हो। वैसे ही स्मार्ट वर्क हमारा रैम करता है। बेसिकली हमारे हार्ड डिस्क के अंदर ढेर सारी फाइल है, ढेर सारी फाइल्स में हम सारी फाइल्स तो एक साथ एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सीपीयू का काम होता है कि हमें जो भी हम इंस्ट्रक्शन पास करें वो हमें स्क्रीन पे दिखाए। तो हमने सीपीयू को इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे ये फाइल रिक्वायर्ड है, तो बार बार सीपीयू को प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब हार्ड डिस्क तक जाना पड़ेगा, वहाँ पे फाइल ढूंढ के वापस आपके लिए लाके रखना पड़ेगा। तो ये काम बीच में रैम करता है। रैम क्या कर रहा है, हार्ड डिस्क के अंदर जो फाइल्स पड़ी है वो अपने मेमोरी में अलोकेट कर रहा है। रैम के पास मेमोरी है एक, राइट। उसमें क्या कर रहा है कि हार्ड डिस्क की रैंडमली फाइल एक्सेस करके वो वहाँ पे रख रहा है और वो सीपीयू को प्रोवाइड कर रहा है क्विकली। जैसे डेस्क हमारा काम कर रहा है, डेस्क के ऊपर हमने सारी फाइल रखी है तो हमें क्विकली वो फाइल मिल रही है। तो ये जो रैम है वो डेस्क की तरह हमारा काम करता है, यहाँ पे हमारा समय बचाता है। लेकिन रैम के अंदर फाइल परमानेंट नहीं रहती। याद रखिए, उसमें जो मेमोरी है वो तब तक काम करती है जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है। जैसे मैं कंप्यूटर बंद करूँ तो उसके अंदर जितनी भी फाइल्स है वो सब क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। वो टेम्परली एक्सेस है। आपने फोटोशॉप स्टार्ट किया तो फोटोशॉप से रिलेटेड जितनी भी इसेंशियल फाइल्स है, जितनी भी लाइब्रेरीज है, वो सब रैम क्या कर लेता है, हार्ड डिस्क से उठा के अपने मेमोरी में स्टोर कर लेता है। अब इससे क्या होता है, जब फोटोशॉप में मुझे कोई भी कलर लाइब्रेरी एक्सेस करनी है या कुछ भी एक्सेस करना है, ग्राफिक लाइब्रेरी या कुछ भी, तो रैम क्या करता है, तुरंत आप जैसे कलर पे क्लिक करते हो तो कलर का पैनल आपके सामने दिखा देता है, राइट। तो ये हार्ड डिस्क से डेटा नहीं आ रहा है, इस बार रैम से आ रहा है, क्योंकि रैम ने पहले ही वो सारी की सारी लाइब्रेरी अपने मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखी है। याद रखिए, मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर और कंप्यूटर के अंदर रैम का इस्तेमाल सेम होता है। जैसे अगर आप मोबाइल में कोई गेम खेल रहे हो तो उस गेम से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस ज़रूरी है वो सब रैम अपने अंदर लाके स्टोर करके रखता है, टेम्पररी स्टोर करके रखता है, जितनी मेमोरी रैम के अंदर अवेलेबल है उसके हिसाब से। तो आपने कई बार ये सुना होगा कि भाई आपका रैम कम है इसीलिए वो सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा है, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी की जो फाइल्स है वो ज़्यादा है और रैम के अंदर जो मेमोरी अलोकेट करने के लिए स्पेस है वो कम है। यानी कि आपका 2 GB का रैम है और सॉफ्टवेयर के अंदर लाइब्रेरी जो है वो 4 GB को सपोर्ट करती है। भाई 4 GB का रैम है तो ये पूरी लाइब्रेरी, पूरी फाइल्स यहाँ पे रैम के अंदर बैठ सकती है, तो इसलिए वो सॉफ्टवेयर नहीं चलता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कंप्यूटर लेते समय आपको कौन से सॉफ्टवेयर चलाने हैं, उसके हिसाब से कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदना है, राइट। सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट देखना है, गूगल पे जाकर आप चेक करोगे कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, तो आपको पता चलेगा कि भाई इसमें रैम कितना लगता है। तो ये बेसिकली आपको आइडिया होना चाहिए कि रैम क्यों यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी फाइल्स को डायरेक्टली एक्सेस करना रैम की मदद से पॉसिबल होता है। बार बार हार्ड डिस्क में सीपीयू प्रोसेस नहीं करेगा, इसमें उस सीपीयू का बहुत टाइम जाएगा और आपको भी ऐसा रुकना पड़ेगा। रुको, अभी कलर पे क्लिक किया है, 2 मिनट रुकते हैं, कलर पैनल आने के बाद कलर दे देंगे। ओके, ऐसा नहीं होगा। बेसिकली ये सब चीज़ें पॉसिबल होती है रैम की मदद से। तो आपको आइडिया आ चुका होगा बेसिकली रैम काम क्या करता है।
राइट। अब मैं रैम के बारे में और डिटेल में जाऊंगा, थोड़ा सा अंदर और चले जाते हैं। अब रैम के दो और टाइप रहते हैं, ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है और ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल है, तो आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आपको लगेगा कि यार सर क्या बोल रहे हैं। रैम के दो टाइप है, एक रहता है एस रैम और एक रहता है डी रैम। एस मतलब स्टैटिक रैम, डी मतलब डायनेमिक रैम। हम जो रैम देखते हैं ना, बेसिकली हमें एक ही रैम पता है, बस वो रैम जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे दिख रही है, राइट, ये चिप। ये ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो में भी दिखाया आपको, और मेरा हार्डवेयर का जो पर्टिकुलर कोर्स डिज़ाइन किया उसके अंदर रैम के बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया है। डिस्क्रिप्शन में हार्डवेयर कोर्स की लिंक दी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। घर बैठे बैठे ISO सर्टिफिकेट का ये कोर्स है, सीखने मिलेगा आपको घर बैठे बैठे। फिलहाल तो ज़्यादा नहीं बताऊँगा, मैं रैम के बारे में बता रहा था। अब ये जो रैम है, ये रैम हम मदरबोर्ड में लगाते हैं, इतना ही आपको पता है, लेकिन ये डायनेमिक रैम है दोस्तों। इसके अलावा एक और रैम रहती है स्टैटिक रैम। अब ये स्टैटिक रैम कहाँ पे होती है, कैसे होती है? देखिए, आपका जो CPU आप लेते हो, तो वो CPU के अगर डिटेल में आप जाओगे तो CPU में कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी में L1, L2 और L3 तीन टाइप के कैश मेमोरी होती है। L1 कैश मेमोरी को ही एक्चुअली स्टैटिक रैम बोला जाता है। L1 कैश मेमोरी अगर आपके CPU में, तो L2 ये मदरबोर्ड पे रहती है। मदरबोर्ड पे एक अलग सी चिप आती है जो स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ। ये चिप बिल्कुल इस रोम की तरह ही दिखती है। तो ये स्टैटिक रैम होती है बेसिकली, और ये मदरबोर्ड पे होती है। ये अगर आपका मदरबोर्ड का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा खासा है तो वहाँ पे L2 कैश मेमोरी रहती है, और L1 और L2 ये CPU के अंदर है। लेटेस्ट CPU में तो ऐसा है कि L1 और L2 कैश मेमोरी CPU के अंदर है, तो L3 मदरबोर्ड के ऊपर रहती। अब ये L1, L2, L3 ये कैश मेमोरी करती क्या है, बेसिकली एक एग्जांपल में मैं समझाना चाहूँगा। आपने डेस्क पे, जैसे मैंने पुराने एग्जांपल में बताया था कि आपने डेस्क पे सारी फाइल्स ला के रखी है। अब क्या है कि आपको एक एक फाइल तो उठानी पड़ेगी ना, कि भाई इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें देखना पड़ेगा। अगर आपने एक हाथ में फाइल रखी है, उसी में डेटा है, तो आपको बाकी फाइल उठाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है, आपको समझ में आया कि आपके हाथ में जो फाइल है उसी में डेटा है, तो आपको तुरंत डेटा मिल गया। तो आपके ब्रेन ने प्रोसेस किया कि भाई डेटा यहाँ पे पड़ा है। तो वैसे ही आपके CPU के अंदर जो कैश मेमोरी पड़ी है L1, L2 या L3, ये SRAM कहा जाता है इसे। ये स्टैटिक रैम में अगर मेमोरी में डेटा पहले से पड़ा हुआ है तो CPU वहाँ से ही डेटा ले लेगा, तुरंत डेटा ले लेगा और प्रोसेस कर लेगा। वो बार बार डायनेमिक रैम की तरफ नहीं जाएगा। SRAM ये थोड़ी सी महंगी होती है, ये साइज़ में बहुत छोटी रहती है, MB में आती है, MB में याद रखिए, और ये बहुत कॉस्टली होती है। इसीलिए तो CPU भी बहुत कॉस्टली होता है ना, CPU में L1 कैश मेमोरी होती है। तो इसमें जब आप देखोगे डेटा बहुत क्विकली प्रोसेस होता है, क्योंकि CPU को जाने की ज़रूरत नहीं है रैम के पास, डायनेमिक रैम के पास नहीं जाता, वो डायरेक्टली SRAM से डेटा उठा के तुरंत आपको देता है, राइट। तो ये स्टैटिक मेमोरी होती है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आइडिया ही नहीं है। तो आपके हाथ में ही फाइल है, आपने तुरंत देख लिया, डेटा मिल गया, ओहो आउटपुट मिल गया, राइट। दैट इज व्हाट स्टैटिक रैम। और डायनेमिक रैम यानी कि ये जो पड़ी हुई फाइल से बाकी की सभी राइट। तो अगर आपके हाथ के फाइल के अंदर डेटा नहीं है तो ऑफकोर्स यू आर गोइंग टू लुक इट आउट इनटू द अदर फाइल्स। तो जो आपके डेस्क पे पड़ी है तो उसे उठाओगे, डेस्क पे पड़ी हुई फाइल को, और उसमें डेटा देखोगे। चलो ठीक है, आपको डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम डेफिनेटली इस एग्जांपल से समझ में आया होगा। अब आप बोलोगे यार स्टैटिक रैम इतनी कॉस्टली क्यों होती है? क्योंकि ये स्पीड भी होता है ना इस रैम में बेसिकली, तो ये बहुत कॉस्टली होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। अगर आप देखोगे CPU एज कम्पेयर टू रैम बहुत कॉस्टली होता है, आपको पता ही होगा। और डायनेमिक रैम भी वैसे कॉस्टली होती है, सस्ती नहीं होती है। लेकिन डायनेमिक रैम अगर आपकी अच्छी है तो आप ग्राफिक अच्छा प्रोसेस कर सकते अपने कंप्यूटर के अंदर, 3D गेम्स वगैरह खेल सकते, 3D ड्राइंग्स वगैरह कर सकते, बहुत सारी चीज़ें कर सकते अगर आपका 16 GB का रैम वगैरह है तो। चलो ये रैम के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलो रैम की आइडिया आ गई। रैम के अंदर एक बात फिर से याद रखनी कि इसके अंदर जो मेमोरी रहती है वो टेम्पररी रहती है, वोलेटाइल मेमोरी से कहा जाता है। तो अब ये डायनेमिक रैम तो आपको पता चली कौन सी है जो चीप है हमारी, लेकिन इस डायनेमिक रैम में भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे पुरानी रैम, बहुत पुरानी लेंगे तो DDR, उसके बाद DDR2, DDR3, DDR4। अभी DDR4 हम लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं। ऑफकोर्स नई रैम है तो स्पीड भी आपको अच्छा मिलने वाला है। और ये ऐसा नहीं कि आप पुराने मदरबोर्ड पे DDR4 लगा सकते, क्योंकि पुराने मदरबोर्ड पे DDR1 का स्लॉट है, DDR2 का है, DDR3 का है, तो आप 4 नहीं लगा सकते। हर एक मदरबोर्ड का अलग अलग स्लॉट रहता है, मतलब लेटेस्ट मदरबोर्ड में ही DDR4 रैम लगती है, याद रखिए ये। नहीं तो आप रैम बदलने जाओगे और मार्केट से लेके आ रहे हो DDR4 की रैम और आपके कंप्यूटर में DDR4 तो लग ही नहीं रहा है। तो याद रखिए, वो चेकआउट कीजिए कि आपके मदरबोर्ड के अंदर कौन सा स्लॉट अवेलेबल है। ओके, दैट्स इट। अब रैम के बारे में हमने डिटेल में जान लिया। अब जानते हैं रोम के बारे में। रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी की सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मदरबोर्ड के ऊपर ज़्यादातर प्री इंस्टॉल होती है। जैसे कि ये चिप आपके सामने दिखाई दे रही है, बायोज की चिप, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोज एक ऐसी चिप है जिसमें आप कंप्यूटर स्टार्ट करते ही कंप्यूटर के ऊपर अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं भी किया है तो कुछ टेक्स्ट वगैरह लोड होता है
राइट, ब्लैक स्क्रीन और वाइट में टेक्स्ट आता है, और ये होता है बायोस। बेसिकली इसके अंदर की जो मेमोरी है रीड ओनली होती है, आपको इसे चेंज करना अलाउड नहीं है। देखिए रैम के अंदर रैंडमली एक्सेस मेमोरी होती थी, वहाँ पे कोई भी मेमोरी रैंडमली एक्सेस करके आपको मिलती थी और मेमोरी डिलीट भी होती थी। लेकिन रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है कि यहाँ पे डिलीट नहीं होती, ये पड़ी रहेगी लाइफ टाइम, वहाँ पे वैसे ही पड़ी रहेगी। एक बार उसमें एक प्रोग्राम जो मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर कंपनी है या कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, लैपटॉप बनाने वाली कंपनी, उन्होंने एक प्रोग्राम उसमें भर दिया है कि भाई ये प्रोग्राम ऐसा काम करते जाएगा, उसको करते रहना है काम, सालों साल वैसे ही काम करते रहेगा। रीड ओनली मेमोरी वो डिलीट नहीं होगी, लाइट जाने के बाद भी डिलीट नहीं होगी, कंप्यूटर बंद करने के बाद भी डिलीट नहीं होगी, वो हमेशा वहाँ पे रहेगी, रीड ओनली मेमोरी। तो इस मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, परमानेंट मेमोरी कहते हैं। अब इसका एग्जांपल और बताओ तो आपके घर में टीवी का रिमोट कंट्रोल रहेगा, उसके अंदर एक प्रोग्राम है ना, तो उस प्रोग्राम को हम बदलते नहीं, भाई 1 प्रेस किया तो वही काम करना है, 1 नंबर का चैनल लगाओ, 2 प्रेस किया तो 2 नंबर का चैनल लगाओ। तो ये जो होता है रोम में एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेमोरी फिक्स है जिसे आप बदल नहीं सकते, जो है उसी को आपको यूज़ करना है, राइट, वो बटन दबाया वही चालू होगा। तो ऐसे ढेर सारे एग्जांपल आपके घर में मिलेंगे जो रोम के हैं, उसके अंदर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम किया रहता है और वो रोम वो पर्टिकुलर प्रोसेस करता है, पर्टिकुलर काम करता रहता है, रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि ओवर द पीरियड लोगों को पता चला, मतलब साइंटिस्ट को पता चला, कंप्यूटर डिज़ाइनर्स को पता चला कि भाई ये जो रोम है इसे हमें कभी ना कहीं चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस रोम को पहले वो लोग प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते थे, पी रोम। तो इसमें उन्होंने 2 टाइप और निकाले पी रोम के अलावा। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और 2 टाइप निकाले, एक है ईपी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है, ईपी रोम में क्या होता है, बेसिकली शॉर्ट में बोल देता हूँ। ईपी रोम में रोम उस चिप में से निकाला जाता है, जैसे मदरबोर्ड पे है या कहीं पे भी है, उस चिप में से रोम निकाला जाएगा, एक पर्टिकुलर सर्किट में लगाते हैं, फिर उसमें अल्ट्रा वायलेट रे लगा के उसका पूरा डेटा इरेज करते हैं और फिर से डेटा भरते हैं, मतलब उसे अपडेट करते हैं। वो रीड ओनली है लेकिन इरेज करते हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ऐसा उनको लगा, तो उन्होंने एक और रोम इंट्रोड्यूस किया, ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इतना बड़ा लंबा फुल फॉर्म है, लेकिन सिंपल में बताओ कि ये इलेक्ट्रिकली इरेज होता है, इसको अल्ट्रावायलेट रे की वगैरह जरूरत नहीं, क्विकली इरेज होगा और दूसरा डेटा भरा जाएगा। तो रोम में भी पुराना डेटा हटा के दूसरा डेटा भरा जा सकता है उस चिप के अंदर, ये ऐसा उन्होंने बाद में डिज़ाइन किया। और आजकल ऐसे ही रोम आपके कंप्यूटर में वगैरह होते हैं, जो कि पुरानी बायोस को वगैरह आप अपडेट कर सकते हैं, पुरानी चिप को अपडेट किया जा सकता है। तो अगर ऐसा रोम अवेलेबल है उसके अंदर, तो रोम के बारे में एक बेसिक आइडिया दिया कि जिसके अंदर एक मेमोरी पड़ी रहती है जो सालों से वैसी रहती है और आपको एक पर्टिकुलर डेटा आउटपुट देती है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी इसीलिए कहा जाता है, ये परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। तो रैम और रोम के बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल में जानकारी देने की कोशिश की है। डेफिनेटली आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने मिला होगा। सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको लगता है कि यार ऐसे कुछ नया और सीखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में मेरा लर्न मोर शॉर्ट्स नाम के एक और चैनल है जिसमें मैं शॉर्ट टेक्निकल टिप्स डालता हूँ, और ढेर सारे और भी हिंदी चैनल है, उन्हें भी आप डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हैं। ज़रूर चेकआउट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट तो ऑलरेडी किया होगा, ज़रूर कीजिए यार। मैं मेहनत ले रहा हूँ आपके लिए, तो आप थोड़ी सी मेहनत ले लो, लाइक पे टच करो, शेयर पे टच करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर नेक्स्ट मंडे शाम को 5 बजे। भूलिएगा नहीं। बाय बाय।